नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल चामी। हर जुमे से इतवार हर हफ्ते हम ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आते हैं दुनिया टीवी पर रात 8 बजे। इस हफ्ते हमने जो इससे पहले 2 प्रोग्राम्स किए उसमें हमने जिक्र किया पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, जमहूरियत के मुस्तकबिल का, पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल का और ख़ुसूसन पाकिस्तान में क़यादत के फ़ुक़दान पर हमने जुमे के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू की। जब ये सब हम बातें करते हैं अपने प्रोग्राम्स में बैठकर तो मुनीर नियाज़ी मरहूम का एक शेर बहुत याद आता है। कुछ ऐसे था, एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये सूरत हाल हमें सारी जो पाकिस्तान के मसाइल हैं उसकी तर्जुमानी करता है ये शेर, और वाकई ऐसा होता है। आप स्टेप बाय स्टेप और सीक्वेंस में देख लें, पाकिस्तान के पिछले चंद जो साल गुजरे हैं ऐसा ही होता है। एक के बाद दूसरा मसला, दूसरे के बाद तीसरा और फिर चौथा। पिछले दिनों का जिक्र कर लें, गिलानी साहब फारिग हुए, नए वज़ीर आज़म की नामजदगी मुअम्मा बनी रही, उस पर मसाइल रहे। अपोजिशन तो एहतजाज करती है, इख्तलाफ करती है, लेकिन इत्तेहादियों के यहाँ भी इत्तेफाक़ी राय देखने को ना मिला। आगे बढ़ते हैं, और फिर जब वज़ीर आज़म बन गए तो मुल्की अखबारों ने भी फिर खूब सुर्खियाँ जमाई नए वज़ीर आज़म की नामजदगी पर, और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी कुछ मज़ाहिया अंदाज में ख़बरें जमाई हमारे नए वज़ीर आज़म के इंतखाब पर। उससे चंद दिन पहले चलें तो पाकिस्तानी तारीख़ में बदतरीन लोड शेडिंग हमें देखने को मिली, और उसके ख़िलाफ़ फिर एहतजाज जो था वो अपने उरूज पर हमें देखने को मिला। आलम यह था नाज़रीन एहतजाज का कि अगर आप लाहौर से गुजरांवाला GT रोड पर जाएँ, पिछले 10 से 12 दिनों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो आपको 8-8 मील और 10-10 मील की लंबी लाइनें दिखाई देंगी। ट्रैफिक की ब्लॉकेज की वजह से लोग मजबूर हैं एहतजाज करने पर, बिजली है ही नहीं, और सवाल करती हैं आवाम कि हमें कब रिलीफ मिलेगा। दूसरी जानिब सियासी क़यादत है कि वो अपनी सियासत, अपनी सियासी बसात, अपनी कुर्सी और अपने जो हुक्मरानी है उसको बचाने के नित नए नुस्ख़े कीमिया जो है वो दरियाफ्त करती और इख्तियार करती हमें नज़र आती है। इस सारी सूरत हाल में ज़रूरत इस अमर की पेश आती है कि हम आइडेंटिफाई करें कि लीडरशिप का फुकदान क्यों है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मुस्तकबिल होगा क्या, पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे चलेगी, और आने वाले दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसे होंगे। जब हम ये सब बात करते हैं तो ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जो अवाम की नब्ज़ को ना सिर्फ उसके नब्ज़ शनास हों बल्कि उसकी तर्जुमानी भी कर सकें। कुछ लोग रहे पाकिस्तान की तारीख़ में जो ऐसी बातें किया करते थे, पीर साहब पगार उनमें से एक हैं। अब शेख रशीद अहमद साहब जो हैं वो अवामी बातें करने में खासी शोहरत रखती हैं, और आवाम का ये यकीन है कि वो अवाम की बातों का कथारसिस करती हैं टीवी पर आकर। तो आज इन्हीं सब मसाइल पर बात करने के लिए और उनकी जो सियासी इस्तिखारा है उसको जानने के लिए हमने उन्हें ज़हमत दी, प्रोग्राम में दावत दी। हमारे साथ आज इसी प्रोग्राम में मौजूद हैं इन सेशन में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लाल हवेली से आप हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। आपकी तबीयत का इल्म हुआ, सबसे पहले दरियाफ्त करना चाहेंगे आपसे मज़ीद सवालात से पहले अपनी तबीयत का सुनाइए, कैसे मिजाज हैं, आप अलील रहे हैं, दुआगो हैं हम आपकी सेहत के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। चलें, हमारी दुआ आपके साथ है आपकी सेहत के लिए, और हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही सेहतमंद रहें और अवामी बातें जो हैं वो करते रहें। तो शेख साहब शुरू करते हैं मुद्दा वहीं से कि क्या आज तासुर जो सामने आया वो ये था कि तज्ज़ियाकार ये लिखते हैं कि इसलिए किसी काबिल मोहरे को वज़ीर आज़म की कुर्सी ना दी गई कि कहीं वो भी नाअहल ना हो जाएं और जरदारी साहब अपने काबिल मोहरे से महरूम हो जाएं, इसलिए फिर ऐसे लोगों का इंतखाब जो है अमल में देखने को हमें मिला। क्या कहेंगे आप? ये तो बेशर्मी की बातें हैं, ज़िल्लत और रुसवाई की बातें हैं। इनके पास काबिलों की तो कमी नहीं है, लेकिन करप्ट लोगों की जो है उसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा के लिए करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, सज़ा याफ्ता या सज़ा के लिए नामज़द आदमी इज़ द बेस्ट कैंडिडेट। और अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क में वज़ारत उज़्मा के लिए परवेज़ अशरफ साहब का नाम देकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर चलाया है, मैंने कहा मेरे ख़्याल में जमहूरियत को ख़दशात लाहक हुए हैं, पीपल्स पार्टी को रुसवाई मिली है। प्रेसिडेंट के फ़ैसले को लोगों ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मार किया है कि अरबों रुपए जो बलालगंज के जनरेटर ला के कौम के लूटे गए हैं, और उस जनरेटरों के बारे में साले आद साहब ने एक कुरान उठा के जो इनकी मौजूदगी में बयान दिए, और बदनसीबी कौम की वो ख़ुद भी वोट देने में उनके शामिल हो गए, जिससे हमारा ज़हनी पसमानदगी का
और गंदे और परागंदे ज़हन का मालूम होता है तो शेख साहब कि हम इसमें वो इस सारी गंद और सूरत गटर का माल में हैं। इस सारी सूरत में इत्तेहादी जो हैं वो तो बड़ी बातें करते हैं कि जो भी गलत इकदाम गवर्नमेंट उठाएगी हम उसकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन हमने देखा कि इत्तेहादी भी फिर मुत्तफिक हो गए, वोट भी उन्होंने डाल दिया और फैसल साले हयात साहब ने भी वोट डाल दिया जिन्होंने इनके खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में जो लेकर गए थे। बस जी अब मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगा। मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा गलत और कम तर और छोटा वाक़या फिर मैं ये कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि छोटे लोग बड़े नामों के साथ बड़े खानों में चले गए हैं। बेसिकली इनकी सोच गंदी और परागंदी है, और अगर इनकी जगह कोई डेंटर पेंटर वेल्डर मैकेनिक मोची दर्जी धोबी नाई वो होता तो शायद उसकी कोई इज़्ज़त होती, उसको पास होता कि परया में एक नाई और मोची और धोबी को अपनी इज़्ज़त का ज़्यादा एहसास है बनिस्बत इन बड़े नामों के जिनकी एक औकात है, किसी की सेनेट की सीट, किसी की डिप्टी प्राइम मिनिस्ट्री, किसी की मिनिस्ट्री। और ये कौम की तस्दीक हो रही है, ज़्यादा अरसा नहीं हो सकती, जो मर्ज़ी कर लें ये, सारी दुनिया को साथ ले लें ये, इन दी एंड एवरी डे इज़ नॉट संडे, मंडे आके रहेगा। और मंडे के लिए इन्होंने जो नाम तजवीज़ किया है मंडे ना आए, वो मैं समझता हूँ इस सारी कौम में लोगों ने शरीनी बांटी है, लोगों ने शुक्राने के नफल बांटे हैं, लोगों ने मस्जिदों में, मंदिरों में, गिरजाओं में दवाया कलमात हुए हैं कि एक ऐसा आदमी आया है जिसने पाकिस्तान को लोड शेडिंग की, जो हशर की गर्मी थी उसमें से निजात दिलाई। अब इस सारे मुल्क की रोशनी जो है वो छीनने की भरपूर कोशिश करेगा। ये चोरों का ग्रोह है। लोग कहते हैं जमहूरियत को ख़तरा है, मैं समझता हूँ ऐसी जमहूरियत पर 101 मरतबा लानत है, तो 1.25 लाख लानत है ऐसी जमहूरियत पे जो गरीब को सुख नहीं दे सकी, और इनसे जान छुड़ाने का भी कोई फार्मूला नहीं। अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे जी आप डिक्टेटरों के साथ हैं, आप जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं। यानी हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाए, हम जलील और रुसवा हो जाएं, हमारी 2% की कोई दुनिया में 2% की हमारी कोई इज़्ज़त ना हो। लोग कहते हैं जो जितना बड़ा चोर होगा पाकिस्तान में उतना बड़ा अहदेदार होगा, उतने बड़े मनसब पे होगा। तो शेख साहब फिर दो चीज़ें पैदा होती हैं ना। जी जी प्लीज़ फरमाइए। जी बोलें। मैं आपसे दो चीज़ें पूछना चाह रहा था कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या गवर्नमेंट ऐसे गैर मकबूल फैसले ही क्यों हर बार करती है, अगर आपकी बात को दुरुस्त मान लिया जाए। और दूसरी बात ये कि जो सुनहरी मंजरनामा आप बयान करें उसके तनाजुर में फिर ये बात दुरुस्त होगी कि जैसा जूता था लगा पेबंद उसी मैयार का। देखिए मैं तो इतनी शायरी नहीं जानता, एक 8वीं की जमात का मुझे एक शेर याद है, मेरी उर्दू की किताब में था कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जी हाँ। और ये घर के हमें कोई बाहर वालों ने नहीं मारा, हमें ये जितनी ज़िल्लत और रुसवाई मिल रही है, जो ये कोलैप्स हो रहा है सिस्टम। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई ये समझ रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के जाने से जमहूरियत बच गई है या ये हुकूमत थम गई है तो वो अकल का अंधा है। उससे बड़ा नालायक और उससे बड़ा कज फहम, उससे बड़ा ज़हनी पस्ती का शिकार कोई नहीं। क्योंकि रंजीत सिंह से लेके मैं कहता हूँ कहाँ से मैं शुरू हूँ, इस एरियन या जींद के दौर, एक फ़लसफ़ा जो बेसिक है कि बंदे की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। जिस बंदे को आप अपॉइंट कर रहे हैं उसका एक इमेज होना चाहिए, उसका एक लोगों को यकीन होना चाहिए कि यार दिस मैन विल लीड अस। लेकिन जिस कौम ने पहले ही आजमाया हुआ हो, आजमूदों को 2-2 दफ़ा आजमाना, और अल्लाह के ये तो देखें, ये सबसे बड़ा चोर था बिजली के एक मसले में, इसको सबसे बड़ी फंड की मिनिस्ट्री दे दी IT की। उसके बाद प्राइम मिनिस्टरशिप दे दी गई, और प्राइम मिनिस्टरशिप देने के लिए मेरी MQM वालों से बड़ी सख्त गुफ्तगू हुई। मैंने कहा यार बहुत अफसोस की बात है, आप लोग इतने बनते हैं कि मसाइल ज़्यादा लोगों के मसले, और एक चोर को आपने वोट कास्ट किया। तो शेख साहब ये जो फिर MQM वालों ने आपको जवाब दिया इसी बात पर, आपके एतराज़ पर, ये हम आपसे जानेंगे कि फिर आपके इस एतराज़ पर, ऑब्जेक्शन पर आपके MQM के दोस्तों ने आपको क्या जवाब दिया, ये हम आपसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद। और साथ में ये जिक्र करेंगे जब शेख साहब ने कहा गिलानी साहब जा चुके हैं, तो खबर ये है कि 4 कमरों की जगह उनके लिए मुख्तस कर दी गई है वान सदर में। इस पर भी तबसरा सुनेंगे इन सेशन में ही। एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा।
प्रोग्राम इन सेशन में नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शेख रशीद अहमद साहब आज हमारे खुसूसी मेहमान, उनसे अवामी बातें हो रही हैं। शेख साहब, वहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जिक्र किया था गिलानी साहब जब रुखसत हुए तो ख्याल ये था कि गालिबन मुल्तान जाएंगे, गद्दी संभालेंगे, लेकिन वो तो प्रेसिडेंसी चले गए। 4 कमरों की अलहदा रिहाइशगाह का इंतजाम उनके लिए कर दिया गया है। बजी हर मफरूर यहीं ठहरेगा। हुसैन हक्कानी भी यहीं ठहरा था और उसको भी पूरी सिक्योरिटी स्क्वाड मिली थी, और इसके बाद और भी लोग। बिल आखिर ये एक ऐसा अडयाला जेल, बाज़ का रेस्ट हाउसेस भी जो होते हैं ना जी, या अकामत गाहें, उनको भी जेल डिक्लेयर कर दिया जाता है। शायद मुस्तकबिल करीब में ये हाउसेस जेल डिक्लेयर हों, और जो आदमी मुजरम है करप्शन है जी, ऐसे इम्कानात हैं कोई? पाकिस्तान में क्या चीज़ मुमकिन नहीं है जी। पाकिस्तान में कोई, आप सुना सितारों का हिसाब करते नहीं, यहाँ तो सारे सितारे मान पड़ जाते हैं। यहाँ तो मेरा मतलब है दुनिया के सारे फार्मूले, नुस्खा कीमिया, यहाँ जब बुरा वक्त आता है ना तो फिर वो ट्रैफिक लाइट पे नहीं रुकते। जिस दिन किसी का बुरा वक्त आता है तो जो बुरा वक्त लेके आने वाले होते हैं उनके लिए लाल बत्ती का इशारा नहीं होता, वो सीधे आते हैं। और पाकिस्तान की तारीख़ में हालात ऐसे हैं कि हर आदमी, हर मकतबा फ़िक्र, हर अदारा जी ज़हनी तौर पर मफलूज हो चुका है इनकी फजूल हरकतें देखकर, इनकी कम अकली, कम ज़रफ़ी और कमीनगी की हरकतें देखकर। यानी इससे बड़ा क्या बात है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है यार ये 10 करोड़, कहते नहीं पता नहीं मेरे अकाउंट में 4 करोड़ रुपए अकाउंट डाल गया, पता नहीं मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए, और आदमी का खून खोलता है। वो आदमी कहता है यार देखो इधर तो करोड़ों की बात हो रही है और इनके अकाउंटों में पता भी नहीं लगता। आप देखें इन्होंने इतनी जिल्लत और रुसवाई की है कि मैंने वो ख्वाजा अदनान जो है उसकी बात की कि वो मैट्रिक फेल है, तो उसने एक प्रोग्राम किया, आप देखें उसने कहा मैं FA पास हूँ। वाह माशाल्लाह। शेख रशीद जो है वो बकवास करता है और OGDC का चेयरमैन बन रहा है, जिसके कब्जे में सारे मुल्क के बिलियन रुपीस नहीं ट्रिलियन के सारे मुस्तकबिल का सरमाया है, क्योंकि वो जेल का यार है। ये याराने जो है ना जी अडयाला और रिश्तेदाराने अडयाला, ये इतने बड़ा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी स्टोरियां निकलेंगी कि लोग वो गंदे नावल भी भूल जाएंगे जो जवानी के आलम में लोग पढ़ा करते थे। यानी उससे भी ये इतना बड़ा गंद और गटर खुलने वाला है कि भाई आप देखें, आपने आतिफ कियानी जैसे बंदे के नीचे 19 अरब रुपए का बजट दे दिया कि 10 अरब रुपए की तनख्वाहें और 9 अरब रुपए का, और फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है मैट्रिक फेल, और वो फेडरल सेक्रेटरी एफडीन का वो वहाँ जनाब जो चेयरमैन, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी है, वो लंदन भाग गया और लंदन जाके उसने यूके से लीव ले ली है, इसी तरह जैसे लॉ सेक्रेटरी ने लीव ले ली थी। तो शेख साहब ये सब कुछ करना आप भी हुकूमतों में रहे, क्या इस कदर आसान हो चुका है, इतनी आसान हो चुका है कि इतनी आसानी से ये सब कुछ कर लिया जाए जो आप बता रहे हैं, जो हो रहा है, जो रिपोर्ट हो रहा है? बहुत आसान है पाकिस्तान में ये सब करना। अभी तो मैंने आपको सारी बातें नहीं बताई। अभी तो मैंने बताऊं तो एक प्रोग्राम हो जाए, आप किसी वजीर को बुलाएं जिसको बड़ा नाज हो कि उसने, इन्हीं को बुला लें जो इत्तेहादियों के वजीर हैं, कि क्या हुआ खाद में, EODI में क्या हुआ। हम आपकी बातें बताएं, आज आप बताएं, हम सुनते हैं आपकी। नहीं, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, मुझे और ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि करप्शन जो है हमारा तुर्रा इम्तियाज़ है। अब करप्शन पे जो बात करेगा वो कमअक्ली होगा मेरी तरह, क्योंकि ये हमारी कौमी शनाख्त बन गया है, ये हमारे खून में रच बच गया है। ये हमारी, जो बेवकूफ़ आदमी इसमें हाथ नहीं धो बैठा, मैं समझता हूँ उसका कोई इस मुल्क में अब मुस्तकबिल नहीं है, क्योंकि ये अरबों रुपए के शख्सियतें हो गई हैं, ये ट्रिलियन रुपीज़ की शख्सियतें हो गई हैं। इनके मीडिया के ख़र्चे इतने बड़े हैं कि गरीब के 1000 आदमी के घराने का ख़र्चा जो है एक सियासतदान के मीडिया का ख़र्चा है, मीडिया सेक्रेटेरिएट का ख़र्चा है। और जितने बड़े ये क्यों बजट में कायम रहे हैं कि इतने इन्होंने इश्तिहार देने हैं, इतने करोड़। आप इनसे कोई असम्बली में सवाल ही नहीं करता यार कि ये जो पब्लिसिटी आ रही है, मैंने रेलवे के 2 इश्तिहार दिए, डिक्टेटर जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो डिक्टेटर था, जो कुछ था, तो मैंने पाकिस्तान एक्सप्रेस का इश्तिहार दिया। आप यकीन करें दूसरे दिन लेटर आ गया, उसने कहा भाई आप ट्रेन चला रहे हैं, अखबार नहीं चला रहे, अखबार की वजारत आपकी खत्म हो चुकी है। तो शेख साहब फिर क्या, योर जॉब एंड योर जॉब इज रेलवे। तो फिर क्या वो दौर अच्छा नहीं था?
आप यकीन जाने ये बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारे वक्तों में तो फेडरल सेक्रेटरी की ISI से क्लियरेंस आती थी। अब ये कहेंगे तो वो तो बड़ा बदमाशी का दौर था जी। यहाँ से क्लियरेंस जो है, अगर आप फेडरल जिस आदमी के बारे में चीफ जस्टिस ये कह दे कि तू बड़ा बेईमान है, तू चोर है, तू डाकू है, तूने इतने अरब रुपए लूटा है, तूने अदारा तबाह किया है, महीने के अंदर अंदर देख लें उसकी तरक्की हो जाएगी। जिस बंदे के बारे में कह दे चीफ जस्टिस कि आप बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, आप पर हमें बड़ा नाज है, आप काबिल फ़ख्र हैं, वो समझ लो खुडे लाइन है। कौन रोकेगा शेख साहब इस सबको? ये तो सब कुछ होता जा रहा है और बहुत उरूज पर होता जा रहा है, बड़ी तेज़ी से होता जा रहा है। कौन रोकेगा? कोई आसमान से मसीहा उतरेगा, आवाम कुछ रोकेंगे, या फिर वो रोकेंगे जिनका आपने पहले जिक्र किया, जो सीधे आते हैं और बगैर बताए आते हैं? देखें, रुकेगा ये नहीं हो सकता। फितरत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ मुल्क नहीं चल सकते। ये 18 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस तरह तो कोई जुआ खाना भी नहीं चलता, इस तरह तो मंशियात की दुकान भी नहीं चलती, इस तरह चिड़ी फरोश जो है चिड़ी बेचते हैं वो भी रात को अपना हिसाब रखते हैं कि यार इतना, ये तो क्या, मेरा मतलब है सारे मुल्क को इन्होंने अपनी आमाज, ये 18 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। और मजाक की एक हद होती है, मजाक उस हद तक पहुंच गया है, मजाक इस हद तक पहुंच गया है कि आम आदमी अपने आप को, आप यकीन जाने, मुझे तहरीक पाकिस्तान के कारकुन कहते हैं कि हमें शर्म आती है ये कहते हुए कि हम किस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतने इतने नामवर हमारे डॉक्टर इंजीनियर हैं दुनिया में हैं, वो आप यकीन करें उन्होंने अपने आप को इंडियन कहना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, पाकिस्तान के कई नामवर लोगों ने ट्रैवलिंग में ये बताते उनको झिझक और शर्म महसूस होती है कि वी फ्रॉम पाकिस्तान। शेख साहब, और तो और हमारे कई अच्छे अच्छे लिखारी जो हैं वो भी लिखने लग पड़े हैं कि हम भी हिजरत में मजबूर हो सकते हैं। बड़े अच्छे अच्छे लिखारी। देखें, हिजरत किधर, इधर समुंदर है इधर काबल है। हमारे काम तो ऐसे ही है ना, इधर समुंदर है इधर काबल है, यहीं रहेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, कोई बात नहीं। अब पाकिस्तान बना है, इसके जिएंगे, इतनी भी कोई मायूसी नहीं है, ठीक होगा ये पाकिस्तान। इससे बुरा दौर पाकिस्तान में न कभी आया है न आएगा। और जिन लोगों ने इन लोगों को समेत इत्यादियों के, मैं आज के बाद कल के बाद जिस बेशर्मी और कमीनगी और जिल्लत और रुसवाई से इन इत्यादियों ने वोट दिए हैं परवेज़ अशरफ को, ये भी कौमी मुजरमों के दायरे में आते हैं, क्योंकि इनको कौम अजीज़ भी अपना मफाद और वजारत अजीज़। ठीक शेख साहब, आप कहते हैं, आप समझते हैं कि जनाब ये ठीक होगा, फितरत के ख़िलाफ़ है सब कुछ। कब ठीक होगा, कौन ठीक करेगा इन हालात को? और फिर हम बात करेंगे कि अदलिया जो है वो क्या कर सकती है आने वाले दिनों में, और हुकूमत का क्या जवाब होगा जब हुकूमत को फिर से कहा जाएगा कि ख़त लिखा जाए, क्योंकि वकला जो हैं उन्होंने तो हड़ताल का ऐलान कर दिया है अदलिया की हिमायत में और वज़ीर-ए-आज़म की मुखालफत में, और पिटिशन्स फाइल हो रही हैं। इन सब बातों का जवाब जानेंगे, तज्ज़िया जानेंगे शेख साहब के सियासी एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डिस्कशन के दौरान शेख साहब ने एक नुकता उठाया था कि उन्होंने नए वज़ीर-ए-आज़म की नामजदगी और उन्हें वोट देने के हवाले से जब एतराज़ उठाया इत्तेहादियों से, खुसूसन MQM से, तो उनके दोस्तों ने क्या कहा, ये जान लेते हैं शेख साहब। शेख साहब, ये पॉइंट हम मिस कर गए थे, जानना चाहेंगे कि फिर जवाब क्या आपको मिला जब आपने ये ऑब्जेक्शन की, एतराज़ लगाया? तो मैं जी कल जब कराची गया तो वसीम अख्तर साहब, सोहेल साहब और सारे लोग, बाबर गौरी साहब, सब जहाज़, पूरी MQM में थी तकरीबन। मैंने उनसे कहा, भाई आप बड़ी बात करते हैं गरीब की, आवाम की, मज़दूर की, किसान की, तो इन दी एंड जो है आपने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि अल्ताफ़ भाई ने लंदन से फ़ोन किया चौधरी शुजात को कि हम कायरा का साथ देना चाहते हैं, आप कायरा का साथ दें। और हमें जो MQM ने कहा, यकीनन मेरे साथ वो गलत बयानी नहीं कर सकते, उन्होंने ये बात कही कि हम सारे के सारे MQM कायरा की हिमायत में जाना चाहते थे और हमने चौधरी शुजात के साथ रब्ता कायम किया, लेकिन वहाँ हमें खैर नहीं मिली। और वहाँ क्या हुआ, मैंने पूछा इनसे कि भी उन्होंने कहा ये हमें नहीं पता कि क्या हुआ और कहाँ क्या बात की। बहरहाल हमने अपना पैगाम प्रेसिडेंट को भी दिया, चौधरी शुजात को भी दिया, हम कायरा के साथ जाना चाहते थे, लेकिन हमारी इस राय को मुस्तरद कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट की भी रिजर्वेशन थी। और इसकी कहीं वजह ये तो नहीं थी कि वो जो मुहावरा आप इस्तेमाल करते हैं कि एक म्यान में 2 गुजराती नहीं समा सकते? पता नहीं, मेरे चौधरियों से बड़े सारे तल्लकात हैं। ज़ाहिर है एक ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर गुजराती हो और नीचे भी गुजराती डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो, और फिर वो तो उनकी बड़ी तौहीन होती।
कि अगर वो अपने किसी हरीफ के नीचे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते, हालांकि बात वैसी है जैसे अशरफ के नीचे बनना ज़्यादा तौहीन वाली बात है, उनके साथ शायद फिर भी इतनी बात ना होती जितनी राजा परवेज़ अशरफ टाइप के लोगों के नीचे जो है चौधरी परवेज़ अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने तो ये इज़्ज़त की कोई बात नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरा उस ख़ानदान से बड़ा तल्लक है। उनको अपनी इज़्ज़त का पास रखना चाहिए और इज़्ज़त ही का नाम सियासत है। जो लोग इज़्ज़त के लिए जीते हैं वही बिल आखिर कामयाब होते हैं। बाकी उन्होंने काफ़ी वजारतें देखी हैं, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब कौम जो है वो जिस दर्द से आशना है, जो कौम का दर्द है, जो कौम के मामलात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, क्या उन्होंने कौम का हिस्सा बनना है या चोरों का हिस्सा बनना है, दे हैव टू डिसाइड। और वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। फ़ैसला करने में उनको काफ़ी दस्तरस हासिल है, उनको बेहतर पता होगा कि वो कहाँ खड़ा होना चाहते हैं, क्योंकि कौम तो बिल्कुल नंग तनंग निकलेगी, ऐसा निकलेगी कि पके हुए फल की तरह ये निज़ाम जो है ज़मीन पे आके गिरेगा। ये जो समझ रहे हैं ना कि बड़े स्टार निकलेगी शेख साहब, कौन लेके नहीं आएगा? इनकलाब लाने वाले, देखें सियासत में 2-2, 3-3 साल, 2-2, 3-3, 4-4 साल कोई चार नहीं होते। यहाँ रंजीत सिंह 40 साल तक रहा, क्या मेरा मतलब है, आप इस पंजाब को रंजीत सिंह ने 40-41 साल चलाया है। इस मुल्क में किम अल जंग ने, दुनिया में किम अल सिंह ने, इन लोगों ने, असल मसला ये है कि लोग जब निकल रहे हैं तो उनको लीडरशिप मैसर नहीं है। लीडरशिप अपोजिशन की खौफजदा, वो निकलते सार जो है वो टोयोटा और होंडा गाड़ियों को तोड़ रहे हैं। हमारे कल एमपीए के घर पे उन्होंने हमला किया और आज बकौल अखबारों के कि वो उनको आग लगा देना चाहते थे, लेकिन पुलिस आ गई। लोग जमहूरियत के खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं, हालांकि ये जमहूरियत का कसूर नहीं है, ये इन लोगों का कसूर है जिन्होंने अरबों रुपया कमाया, हैंज किया। इनका देखें, इनका पेट नहीं भर रहा, सो लोग निकल रहे हैं पेट चाक के इन लोगों के। हमने हुकूमत की बात कर ली, इत्तेहादियों की बात कर ली, अपोजिशन की बात भी करती हैं कि इसमें अपोजिशन कितनी कसूरवार है सारी सूरत हाल को इस नहज तक लाने में। आपने कहा था ना कि सवाल नहीं होते, कोई सवाल नहीं उठाता, आपके दौर में सवाल उठाए जाते थे, तो इसमें अपोजिशन का किस हद तक किरदार है? देखें जी, अपोजिशन का ना बिजली मसला है, ना भूख मसला है, ना बेरोज़गारी मसला है, ना हस्पतालों की हालत मसला है, ना उनका गैस मसला है। उनका मसला है कंपनी की मशहूरी। ये सियासत कर रहे हैं टीवी कैमरों के आगे, ये जलसा खेल रहे हैं और असम्बली में बैठे रहे हैं। बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ, बहुत अफसोस से कहना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में पहला बजट है जब से मैंने होश संभाली। मैं कोई कंप्यूटर का बंदा नहीं हूँ, कोई SMS वाला बंदा नहीं हूँ, मैं झटका सा बंदा हूँ, मैं 6 का 36 वाला बंदा हूँ। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें कोई कट मोशन ही ना पेश हुआ हो। लेकिन शेख साहब, अपोजिशन वाले जो हैं वो तो एहतजाज कर रहे हैं, आजकल खुद एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब में हम देखें CM साहब ने खैमे लगा लिए अवाम के दुख दर्द को महसूस करते हुए मीनार पाकिस्तान के नीचे। बस शहबाज साहब हमारे भाई हैं, उनको शायद अब ये अंदाज़ा नहीं कि लोग कितने होशियार हो गए हैं। शायद वो शहबाज शरीफ साहब तक वो सारी बातें नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इस कैमरे की आंख से जो लोग देखें ना, इसी कैमरे ने दिखाया कि जनाब अली टेंट में 2 दफ़ा उन्होंने शर्टें तब्दील की। ये मैंने तो नहीं दिखाया, एक बड़े चैनल के कैमरा मैन ने दिखाया कि जनाब अली ये शर्ट पहन के ये निकले हैं और ये शर्ट पहन के ये निकले हैं। सर जी, लोग जो हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ समझता है, आज के कैमरे के दौर के लोगों को, वो खुद बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। लोग सटे बैठे हैं, लोग तंग बैठे हैं। देखना ये है कि लोगों का कोई सैलाब या रेला जो है वो पॉजिटिव शक्ल इख्तियार करेगा या ये नेगेटिव इख्तियार करेगा। और जिस चीज़ से ये 4-4.5 साल डरे रहे हैं, वो चीज़ इनके सरों पे मुंडलाना शुरू हो गई है, उन अदारों के अंदर मुंडलाना शुरू हो गई है। देखें, इस मुल्क में पाक फ़ौज, मैं स्ट्रेट वे कहता हूँ, कोई रॉयल आर्मी नहीं है जी। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की फ़ौज गरीब लोगों के, बच्चों की, जवानों की, अफसरों की। और आज पाकिस्तान फ़ौज में जवान की जो सूरत हाल है वो कई दर्जे बेहतर है जो इससे पहले थी। और आज पाकिस्तान फ़ौज के ऑफिसर्स में, जवानों में ये सोच पैदा हो रही है कि हमारे ऊपर जो कुछ लोग मुसल्लत हैं, हम जो मर्ज़ी कर लें,
हम जो मर्जी कर लें, एक तो हमारा शक नहीं खत्म होता और दूसरा ये है कि इन्होंने ठीक नहीं होना। तो सोच पैदा हो रही है, सोच पैदा हो रही है अगर फौज के यहाँ ये, तो इस सोच को अमली जामा भी तो पहनाया जाने का खदशा हो सकता है। क्या कहती है आपकी दानिश शेख साहब? अंधों को तो नज़र आ रहा है इख्तदार जो होता है ना, वो शाम के वक्त घोड़ा जिस तरह अपने घर की तरफ जाता है ना, तो जिधर मर्जी उसको वो क्या होती है राग जो है उधर फेरो, पर वो घोड़ा अपनी मुरली की जो होता है खुरली की तरफ जा रहा होता है। सो ये मुंह मारने वाले घोड़े हैं, मैं गधे नहीं कहूँगा, गैर पार्लिमानी हो जाएगा। आप तो पार्लियामेंट में है ही नहीं, कह लें आप अवामी बातें करते हैं। नहीं 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 नहीं, मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की तरफ कौन देख रहा है जी, इन वज़ीरों की तरफ कौन देख रहा है। कल जब हलफ हो रहा था तो वज़ीरों की टेबल पे वज़ीरों ने मुझे बताया, लोग कह रहे थे महीने के बाद फिर उठाना है, यानी इनको कन्फर्म है क्योंकि कोटा सिस्टम है। तो फिर राजा इस साहब मुल्क में गरीब को जी जी पीएन की नौकरी, जी जी गरीब के लिए किसी क्लरिकल स्टाफ की नौकरी भी, कंपाउंडर की नौकरी भी इन्होंने बगैर पैसों के लिए नहीं दी। तो जितना हराम खाने के बावजूद भी इस मुल्क में जितनी लूट सेल इस मर्तबा लगी है कि छोटी सी छोटी नौकरी अगर लाख 2 लाख रुपए का इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी इनके लोगों ने बेचने से दरेग नहीं किया। सिंध का आदमी आके इस्लामाबाद में उसने अपने आप को आग लगाई कि यार, और इस मुल्क में मरना शर्त है, आप मरें आपको 5 लाख रुपया मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप कोई भी बंदा मरे, फिक्स डिपॉजिट है 5 लाख रुपया। शर्त यह है कि टीवी उसको दिखाए कि ये गुर्बत जुल्म सितम के ख़िलाफ़ इसने नहर में छलांग लगा दी, अगले दिन डीसीओ का 5 लाख रुपया ले ले, वैसे उसको 5,000 रुपया नहीं मिलेगा। गाड़ी के नीचे आके किसी ने खुदकुशी कर ली, समझ ले उसके 5 लाख रुपया पक्के हैं। अगर सिर्फ टांगे ज़ाया हुई हैं तो 2.5 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। सो इस मुल्क में आप देखें, शायद आप टीवी वाले अपना टीवी नहीं देखते। मैं कल परसों कराची में देखा एक आदमी के 4 भाइयों को बैक वक्त गोली मार दी। और ये मैं तीसरी दफ़ा रिपीट नहीं करना चाहता कि मैंने उस माँ के बयान देखे हैं जिसने टीवी पे आके कहा कि मेरा शोर मर गया था ना, मेरा घर उजड़ गया था, मैंने काफ़ी बहारें देख ली थी, मेरे दोनों बच्चे जो हैं 28 और 27 साल के थे, उनको तो कुछ ना होता। यानी बाप के साथ 2 बेटों को भी अगले ने उड़ा दिया। और ये कराची में कोई ख़बर नहीं है, ये कराची में कोई ख़बर नहीं है कि 2, 3, 8, 10 आदमी, हर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि एम्बुलेंस लेनी हो तो ईदी की लेनी हो, शीबा की लेनी हो, फलां, जैसे दुनिया में लिखा होता है कि जॉब वांटेड के यहाँ 2 आदमियों की नौकरी है, यहाँ 3 आदमी। कराची के एयरपोर्ट के बाहर जो दरख्त है वहाँ भी एम्बुलेंस के नंबर लिखे हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक एयरपोर्ट के बाहर जो दरख्त है उस पे भी एम्बुलेंस हो गया। आप यकीन जाने उस दरख्त के ऊपर यूं स्टिकर लगा हुआ था और एम्बुलेंस नंबर लिखा हुआ था। यानी कि कराची में जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो एम्बुलेंस है। और ये यकीनी नहीं है कि बंदा बच सकता है या नहीं बच सकता है, लेकिन वहाँ एम्बुलेंस मैसर है कि आपको पहुँचाएँगे वो। और आज इश्तिहार भी लगे हुए थे कि जो कराची में कत्लो गारत है, अब राय अल्लाह, नज़र अल्लाह, न्याज़ हुसैन एम्बुलेंस कोई देना चाहे तो वो दे सकते हैं। शेख साहब, इंतहाई अफसोसनाक बात है, इंतहाई अफसोसनाक बात है। जो जितनी भी हो रही थी इस पर जितना रंज का और अलम का इजहार किया जाए कम है यकीनन। सूरत हाल वाकई इंतहाई कशीदा है, पाकिस्तान भर में ही ये सूरत हाल है। हम आपसे गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे, लेकिन नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले शेख साहब जिक्र कहते हैं कराची की सूरत हाल का, जहाँ पर एम्बुलेंसेज जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है और उनके एड्स लगाए जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक की बात है, इंतहाई अफसोसनाक की वाक़या है। शेख साहब इसी पर आप कुछ फरमा रहे थे, लेकिन साथ में मेरा छोटा सवाल भी ले लीजिए। क्या मैं ये कह रहा था, आज फ्रंट पेज पे खबर लगी है कि 8 धोबी की दुकान में घुस के 8 लोगों को, गरीबों को मार दिया गया। उनके बैंड डालने वाला भी, उनकी लाशें। देखिए, अब तो उलमा को ये सोचना होगा कि कफन का साइज भी छोटा करना होगा। जिसके घर में जनाजा उठ रहा है उसको पता है कि 85-100 रुपए की बड़ी कब्र है, और बाद में ख़त्म लगा के मुर्दा 20-25 हज़ार रुपये का पड़ रहा है पाकिस्तान में, और बंदे की बेसिक तनख्वाह है 7-8 हज़ार रुपया, और 6-5 महीने की तनख्वाह से मुर्दे की बाइज़्ज़त तनफीन होती है।
इस मुल्क में खुदा का शुक्र है कि लोग खैरात का माल देते हैं, वरना एक ऐसा वक्त आ गया है कि जनाजा गांव में लोगों ने मोबाइल फ़ोनों के नंबर लिखे हैं, अगर आपके पास तजीज़ और तकफ़ीन के पैसे नहीं हैं तो इस मोबाइल नंबर पर फ़ोन करें। ये इस मुल्क की हकीकी सूरत हाल है कि लोगों के पास अपने अजीज़ों को दफनाने के लिए पैसे नहीं हैं। और दूसरी जो क्लास है जो अपने आप को रॉयल क्लास कह रही है, जो हमारे वोटों की हकदार है, जो हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, हमने उन्हीं को वोट देने हैं क्योंकि ये हुक्मरानी का एक तो गले में लटका के आए हैं। तो ये याद रखें, ये बेगुनाह लोग जो गोलियों की निशाना बन रहे हैं, ये काम उलट भी हो सकता है। और शेख साहब क्या वजह है कि उस सूबे और उस शहर की ये सूरत हाल है जहाँ हुकूमत भी है, इत्तेहादी भी हैं, अपोजिशन बज़ाहिर कोई भी नहीं है? क्या वजह है कि ये सब वहाँ पर हालात को देखिए, पाकिस्तान में अनडिक्लेयर वॉर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में दौलत कमाने वाले आ गए हैं, फ़िक्र नहीं है वतन की। यहाँ रा है, मुसाद है, KGB है, यहाँ दुनिया की M16 है कि 6 है, क्या है, CIA, हर मुल्क की यहाँ एजेंसी है। पाकिस्तान की एजेंसियों को इतना यहाँ लेट डाउन कर दिया गया है, इतनी उनकी तजलील कर दी गई है कि वो उनको भी अब वो सोचते हैं यार ये कौम क्या कौम है कि जो सुबह उठता है हमें गाली देता है, अदालत से लेके ज़मीन तक। और अब चीफ जस्टिस के खिलाफ आप देखें लोग बातें कर रहे हैं कि हम रेफरेंस लाएंगे। वो मैं आपको जिस बता देता दिन इन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाया, यहाँ खून बह जाएगा, वही यहाँ हो जाएगा जो कुछ होना है। वही मैं आपसे पूछने लगा था कि ये कहा जा रहा है कि चीफ फिर हो जाएगा। देखें, सारी कौम चीफ जस्टिस के पीछे खड़ी है। अरसलान की मैं बात नहीं कर रहा, सारी कौम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी है। और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला हुआ तो ये ऐसा ही साबित होगा जैसे हमारे ख़िलाफ़, हमारे दौर में मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो एक गलत फ़ैसला था, शायद उसके नतीजा बड़ा देर बाद निकला, ये दस्ती दस्ती निकलेगा। और चीफ जस्टिस साहब को भी इनसे जान छुड़ा देनी चाहिए। तो और चीफ जस्टिस को पीछे मैं कब से रो रहा हूँ, कौम को खड़ा होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट ऑनेस्ट किस्म का इलेक्शन कमीशन, कौम का फ़ैसला कर दिया जाए कि अगर कौम को बदमाशी पसंद है, अगर कौम इन्हीं देखे ना आज जो कैबिनेट बनी है ये ऐसे ही है जैसे बेवाओं का किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करके उनको दोशीज़ा बना दिया गया। ये वही गिनी चुनी बेवाएं हैं जिनकी दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करके उनको दोशीज़ा बनाया गया है। लेकिन शेख साहब वो कहते हैं ना जिसकी ना कैबिनेट बदली है, ना पार्टी बदली है, ना इत्तेहादी बदले हैं, तो क्या बदला है फिर? इसकी सजा ये आप मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ा ले मजाक, बिलाखिर आपका भी मजाक उड़ेगा। हमारा मजाक उड़ाने वाले ये याद रखें कि उनके मजाक के साथ वही कुछ होगा जो मुल्तान के यूसुफ रजा के गिलानी में अपने घर जाने के काबिल नहीं है, प्रेसिडेंसी में रहे यहाँ जितने मर्जी दिन रहे, अपना ही घर समझे इसको, बिलाखिर यही बनेगा, डिक्लेयर होगा डयाला रेस्ट हाउस। ठीक है, लेकिन शेख साहब वो कहते हैं ना कि जिसकी चुनरिया रंग दे साजन वही रानी कहलाए, तो राजा साहब का चुनरिया रंग दी और वही वज़ीर आज़म बन गए। ये फरमाएं कि अदलिया के हवाले से आपने इंतहा यहाँ बात की थी, उसमें आज की खबरें हैं कि ताज हैदर साहब के हवाले से कहा गया कि वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं लाएंगे, अलबत्ता फ़िलिपाइन मॉडल पर गौर होना चाहिए। फ़िलिपाइन में चीफ जस्टिस का मुआवजा किया गया था, टेलीविज़न पर बराह रास्त वो कार्रवाई दिखाई गई थी। पाकिस्तान में आगे ही इन्होंने इतने कट्टे खोल दिए हैं कि ये नया कट्टा खोल के कोई जो है ना इस कौम पे एहसान करेंगे, क्योंकि कौम बहाने की मुंतज़िर है। और ये बहाना इसलिए इतना लंबा हो गया कि इनके लीडरों ने, अपोजिशन लीडरों ने मायूस किया। वो ठंडे इलाकों से गर्म इलाके के लोगों के लिए बयान देते हैं और लोगों को समझते हैं कि शायद उनको समझ नहीं। आजकल तो पट्टी चल रही होती है कि शेख रशीद कराची से बोल रहा है, शेख रशीद मरी से बोल रहा है, शेख रशीद लाल हवेली से बोल रहा है। सो हमने देखें, हमने अपने तौर पर अवामी मुस्लिम लीग ने 13 अगस्त को टारगेट दिया है कि 13 अगस्त तक इस कौम के फ़ैसलों को अगर ये कौम निकल आई तो फबिया, वरना ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये सारी दुनिया का है कि ये कामयाब हो गए हैं, सारी हुकूमत है ये कहे मैं बिजली चला दूंगा, मैं दूध की। जो लाहौर में बगलोल थे वो पेशावर में भी बगलोल हैं, जो पेशावर में बगलोल हैं वो क्वाट और बनू में भी बगलोल है, और जो क्वाट और बनू में बगलोल हैं वो डेरा इस्माइल खान में भी बगलोल हैं, क्योंकि बगलोलों का जुमा बाजार लगा हुआ है। कौम को हाँका जा रहा है, कौम को सेंचा जा रहा है, कभी इस दरख्त के नीचे, कभी इस दरख्त के नीचे, कभी इस बाग में। वेरी ब्रीफली शेख साहब, आखिरी 1 से 1.5 मिनट, और सवाल आपसे बहुत ज़्यादा, जब भी प्रोग्राम किया सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं, वक्त बड़ा आसानी से गुजरता है, बहुत सी अहम बातें आपसे करनी। फरमाइएगा, क्या बांग्लादेशी मॉडल जैसा कोई मॉडल पाकिस्तान में आने के इम्कानात या खदशात हैं?
देखें वहां भी बिल आखिर इलेक्शन की तरफ ही लोग गए ना जी। ये यही चाहते हैं। ये तो ऐसा झाड़ू फिरना चाहिए कि गुंगे की मां भी कहे कि यार मेरा पुत्र जो चोर था उसको चोरी की जायज सजा मिली है। ये नहीं हो सकता कि ये लूट मार के निजाम से 5-5, 10-10 हजार एक हल्के में वोट खरीदने और अपने आप को पारसा समझे। अगला इलेक्शन कब होता देख रहे हैं आप? अगला इलेक्शन कब होता देख रहे हैं और अगला हुकूमत पे बैठा कौन शख्स देख रहे हैं आप? देखें, इलेक्शन कराना अक्लमंदी है, जितनी जल्दी करा ले अक्लमंदी है। और ये खूनी इलेक्शन से बचना जो है, अगर आज धोबी के घर में 8 जनाजे उठ रहे हैं और कल कराची के लियारी से उठ रहे हैं और दूसरे इलाकों से उठ रहे हैं, बड़े लोगों के भी जनाजे उठ सकते हैं। बड़ा जनाजा जो है उसकी ज्यादा धाक होती है, गरीब की चीजें होती हैं। शेख साहब वेरी ब्रीफली, जो जनाजे उठनेंगे इसमें जमहूरियत का जनाजा ना उठ जाए। जमहूरियत का जनाजा और बहुत बड़ा खतरा है, का जनाजा उठने के जिम्मेदार ये हुकूमत होगी, लोग नहीं होंगे। लोगों ने तो इनको वोट दिए हैं, अब ऐसी जमहूरियत पे वो लानत भेजते हैं जो चोरों, डाकुओं, बदमाशों और उच्चकों और गुंडों की जमहूरियत है, उस पर वो लानत भेजते हैं। लेकिन क्या करें, कोई कह नहीं सकता। शेख साहब, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। लाल हवेली से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। वो कहते हैं कि अपनी आदात, अतवार और अपने जो अमाल हैं उनको सुधारना होगा इस हुकूमत को, वरना यही ना हो कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तरा जो है वो लपेट दिया जाए। लेकिन साथ में वो पुरुम्मीद भी हैं कि इतना ज़्यादा जुल्म सितम पाकिस्तानी अवाम पर नहीं हो सकता। फितरत के ख़िलाफ़ है, फितरत बदला लेती है और हालात एक न एक दिन ठीक होकर ज़रूर रहेंगे। अजमल जामी को इन सेशन से आज के लिए इजाज़त दीजिए।